हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 18 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं और एक आर्टिकल प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर है। पहला आर्टिकल बात करता है काकीनाडा को इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन वैली कहा जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा काकीनाडा की ग्रीन हाइड्रोजन वैली जब कहा जा रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर्टिकुलरली जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि एसीआई किस तरीके की बॉडी है, क्या करती है, फिर अभी तक क्यों नहीं बनी है ये। फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या कंसर्न्स हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें बताऊंगा तब आप देखोगे जीएस 2 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मेजर चेंजेस ब्रॉट इन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। तो इन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर पाओगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गूगल के एक प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम है सन कैचर। अब ये जो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पे एआई डेटा सेंटर्स स्पेस में बनाने की बात की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होगा, क्यों किया जा रहा है, स्पेसिफिकली बात की जाए, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं, मैं वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है तमिल हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर। अब ये जो है द हिंदू का एक पर्टिकुलर स्नैप है जहां पे आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा ताकि आप एंशियंट हिस्ट्री के जो आपके नोट्स होंगे, जो आपने पढ़ा, उसके साथ अलाइन कर सको। बहुत सारी डायनेस्टीज के ऊपर बात हुई है, बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ है। मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा और समझाऊंगा कि यूपीएससी में कैसे यहाँ से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी, मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाता हूँ, जो कुछ भी मैं आर्टिकल में आपको सिखाता हूँ, उसका एक उद्देश्य रहता है कि वो पूरी प्रिपरेशन अलाइन रहे यूपीएससी के साथ। ठीक है, नहीं तो अगर आप ऐसे ध्यान दोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको दिखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को पिक करता हूँ जहाँ से पॉसिबिलिटी बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। और ये कैसे किया जाता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके साथ अलाइन करके। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, आप पीवाईक्यू के साथ उसे ज़रूर अलाइन करिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हॉर्सेस के ऊपर, बेसिकली स्पीशीज के ऊपर एक आर्टिकल है, कैसे हॉर्सेस ह्यूमन इमोशंस को स्मेल कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्टडी हुई है, मैं पूरी स्टडी आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर हॉर्सेस में ऐसा है क्या, हॉर्सेस ने कैसे ह्यूमंस की इमोशन समझना स्टार्ट कर दिए, मैं वो आपको बताऊंगा। उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर आपको बताऊंगा मैं 2 प्लेसेस इन न्यूज़, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल क्या कह रहा है, काकीनाडा को डिक्लेयर किया गया है इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन वैली। आपको मैं समझाता हूँ, आंध्र प्रदेश के सीएम ने काकीनाडा को डिक्लेयर कर दिया है। अब ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो 15,600 करोड़ का एक ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाया गया। कहाँ पे, आप आंध्र प्रदेश में, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें क्या चीज़ें रखी गई अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो बनाया गया है, ये ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, इसमें वर्ड क्या आ रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल आपको पता है कैसे होता है, हाइड्रोजन को जब उससे इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन को जब व्हीकल्स में यूज किया जाए एज फ्यूल, तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं, ये एक सस्टेनेबल, एक रिन्यूएबल अप्रोच होता है जिसमें कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइजर होता है, इलेक्ट्रोलाइजर में क्या किया जाएगा, जैसे मान लेते हैं पानी को डाला जाएगा, तो पानी में क्या है, H2O है, तो उसमें से H निकाल लिया जाएगा। तो हाइड्रोजन से क्या होगा, हाइड्रोजन से डायरेक्टली व्हीकल भी चलेंगे, हाइड्रोजन से हीट भी जनरेट होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उद्देश्य है कि पहले हाइड्रोजन आ जाए, और जब हाइड्रोजन हमारे पास रहेगा तो उसी हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल कर लेंगे अलग अलग पर्पज से। तो ये प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड। तो इसका टारगेट ये है कि भैया बाय मिड 2027 हम 0.5 मिलियन मेट्रिक टन का ग्रीन अमोनिया तो बना ही लेंगे। आपको पता है ग्रीन अमोनिया NH3 है, तो वहां से हाइड्रोजन को पिक कर लिया जाएगा। और जब कभी भी किसी भी चीज में ग्रीन लिखा हो तो समझ जाए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि उसका जो आउटपुट होगा वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा। जैसे आप फॉसिल फ्यूल, क्या होता है, फॉसिल फ्यूल से भी तो व्हीकल चल रहे हैं, लेकिन उससे जो आउटपुट निकल रहा है उससे कार्बन आ रहा है, और कार्बन जाकर के ट्रैप हो जा रहा है जो कि एनवायरमेंट को हीट अप कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट आपको मैं समझाऊं तो क्या है, एक तो काकीनाडा है और एक तो ग्रीन हाइड्रोजन है। तो पहले आपको काकीनाडा का एक अंडरस्टैंडिंग देने से पहले आप समझिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा प्रोजेक्ट का।
तो इम्पैक्ट में इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होंगे, एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको एक बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट्स और जियो पॉलिटिक्स भी स्ट्रेंथन होगी, इंडिया यूरोप का जो रिलेशनशिप है और अच्छे से एस्टेब्लिश होगा, एग्रीकल्चर में इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान होगा इन सब चीज़ों का। अब अगर बात की जाए काकीनाडा की, तो काकीनाडा ब्रिटिश रूल में ही मेजर पोर्ट टाउन की तरीके से डेवलप हुआ था, अपने ट्रेड, राइस एक्सपोर्ट, मैरीटाइम लिंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। इवन तो अगर बात की जाए तो जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसमें भी एक अहम रोल निभाया था काकीनाडा ने, और जो अर्ली कमर्शियल ग्रोथ हुई थी आंध्र रीजन में उसमें भी काकीनाडा का रोल है। तो अब काकीनाडा में ग्रीन हाइड्रोजन वैली बन रही है, तो आप समझ पा रहे होंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे 2017 के क्वेश्चन की, देखिए क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकतीय किंगडम। देखिए काकीनाडा लिखा हुआ है बट काकीनाडा आंसर नहीं है यहाँ पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इस आपको समझना होगा कि कभी भी अगर कोई ऑप्शन गलत भी दिया है तो अगली बार उसे सही बना के दे सकती है यूपीएससी। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री के नोट्स को एक बार उठाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपने काकतीय किंगडम को मेंशन किया होगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके प्रीलिम्स से पहले एक एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज अगर पॉसिबल हो पाए तो आपको एक सीरीज टाइप मिले जिसमें आप उस चीज को बार बार पढ़ सको, उसके ऊपर मॉक दे सको, ताकि आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना रुके। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। ये क्या है, इसका उद्देश्य है कि 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना बाय 2030। फोकस क्या है, डीकार्बनाइज करना ऐसे सेक्टर्स को जो कि बड़े मुश्किल हैं डीकार्बनाइज करना। कौन से हैं भाई ऐसे ऐसे हैं स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। ये सपोर्ट करेगा जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है और इलेक्ट्रोलाइजर्स को स्केल करने में। अब ध्यान दोगे 24 में कल ही मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन, बहुत इत्मीनान से आप देख सकते हैं क्या होगा इसमें, आउटपुट क्या निकल के आएगा आपको पहले ही बताया गया, ऑक्सीजन आएगा, वाटर वेपर आएगा, वाटर वेपर आएगा। फिर देखिए 23 का क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ अगेन ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर पूछा गया है। तो यहाँ पे इट कैन बी यूज डायरेक्टली, इट कैन बी ब्लेंडेड, इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो यहाँ पे तीनों सही हैं। तो आपको सीखना क्या है इन सब चीज़ों से, आप सीख रहे होंगे कि है तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात, लेकिन क्वेश्चन वहां से कैसे पूछे जा रहे हैं वो है उसके स्टैटिक पोर्शन से। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर, क्या है मैंडेट, कंसर्न्स और रिफॉर्म्स। अब एसीआई समझाने से पहले, ये पूरा आर्टिकल बताने से पहले आपको मैं समझा देता हूं एसीआई है क्या, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता होता एसीआई क्या है। आपको मैं आसान सी भाषा में बताता हूं। मान लेते हैं दो बिल्डर्स हैं, ए है और दूसरे का नाम बी है, या दो कंपनीज मान लो, जो आपको समझ में आ रहा है, मान लो दो पार्टीज हैं। ठीक है, दोनों के बीच में कोई संबंध एस्टैब्लिश होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे को देता है। बट अब आगे चल के ये देखा जाता है कि भैया ए ने कहा है कि हम जो हैं ये आपका प्रोजेक्ट, मान ले कोई बिल्डर है तो उसने कहा है भैया हम आपका प्रोजेक्ट जो है ये इतने टाइमलाइन में विद इन 5 करोड़ हम बना देंगे। ये किसने कहा, ए ने कहा, किसको कहा, बी ने कहा। लेकिन आगे चल को देखा जाता है कि ये जो ए भाई साहब हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे स्टिक नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो मटेरियल लगाने को कहा गया था उन्होंने यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब इससे हुई दिक्कत बी को, तो अब बी क्या करेगा, क्या बी कोर्ट में जाएगा, नहीं। तो अब जा तो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन यहां पे जनरली क्या होता है, बी सोचेगा भैया ऐसा है चलो हम थोड़ा सा किसी प्राइवेट कोर्ट में चलते हैं। तो आपसे कभी भी आर्बिट्रेशन काउंसिल शब्द आए या आपको ये समझ में आए भैया कैसे डेवलप होता है, कैसे एस्टेब्लिश होता है, तो वहां पे ये होता है कि ये प्राइवेट कोर्ट्स होते हैं, आर्बिट्रेशन काउंसिल जो होते हैं। यहां पे क्या होगा, यहां पे आप अपने केसेस को ले जाओगे, यहां पे एक ज्यूरी होगी। ठीक है, और ये ज्यूरी कोर्ट की ज्यूरी नहीं है, जब आप अपने पूरे केस को बताओगे तब यहां पे जजमेंट पास किया जाएगा, और ये जजमेंट जब पास किया जाएगा तो उस जजमेंट एक वो आपके लिए लायबल होगी कि आप उसको फॉलो करो, मतलब वो लीगली बाइंडिंग है वो आपके ऊपर। एक टाइम पीरियड दिया जाता है टू मेक श्योर कि जस्ट इन केस किसी को नहीं समझ में आ रहा, किसी को लग रहा है कि भैया ये लोग बायस्ड हो चुके हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में अपील डाली जा सकती है कोर्ट में। बट ये मैंने सिर्फ लेमन भाषा में आपको बताया, प्राइवेट कोर्ट ऐसा होता नहीं है जनरली। यहाँ पे ये ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं, एक ऑटोनॉमस बॉडी के तरीके से वर्क करते हैं, जिसमें इनका सीईओ होता है। ऐसे दिल्ली में आप देखोगे आर्बिट्रेशन बोर्ड रहेगा, मुंबई में रहेगा, ऐसे अलग अलग बोर्ड्स बने होते हैं हर जहाँ पे अगर आप डालोगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है, मान लेते हैं आपने कहा कि भैया ए पहुंचे किसके पास, वहाँ के जो स्टेट थे, लेट्स से ए जो है वो दिल्ली का है और जो बी है वो है मुंबई के। तो बी को दिक्कत हुई तो मुंबई वाले आर्बिट्रेशन बोर्ड में चले गए, वो वहाँ पे जो भी रहे होंगे काउंसिल वाले। तो जब मुंबई में जाते हैं तो वहाँ पे होता है भैया दिल्ली बोलता है, मतलब जो ए है वो कहते हैं भैया ऐसा है
हम ना दिल्ली में ही आपको आर्बिट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अब बी कंफ्यूज हो गया, बी बोले यार हम बॉम्बे में कराएंगे, अब ए कह रहे हैं हम दिल्ली में कराएंगे। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया बीच में कि हम कहाँ पे आर्बिट्रेशन कराना चाह रहे हैं, मतलब कहाँ पे हम जजमेंट पास करवाना चाह रहे हैं, किस तरीके से हम काम करेंगे। तो ये जो ऐसे टाई वाली सिचुएशन जब आ जाए तो उसके लिए कहा गया है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी बनाई जाएगी सेंट्रल लेवल पे। ये क्या करेगी, ये डिसाइड करेगी कि कभी अगर ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आ जा रहा है कि दिल्ली के पास जाएगा, मुंबई के पास जाएगा, तो उसमें जो जजमेंट पास करेंगे वो फाइनल रहेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। तो 2019 में अमेंडमेंट डाला गया था, तो उसमें रखा गया था कि एक एसीआई नाम की सेंट्रल बॉडी होगी जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, यहाँ पे जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है उसको मेंटेन करेगी, और इसका जो हेड होगा वो चेयरपर्सन के द्वारा, मतलब चेयरपर्सन होगा जो हेड करेगा, अपॉइंट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा विद कंसल्टेशन टू सीजीआई जो रहेंगे। ठीक है, ये बेस है जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पे। अब यहाँ पे पॉइंट क्या उठ रहा है, पॉइंट ये नहीं है कि यहाँ पे जो काउंसिल बनाई जाएगी वो बोलेगी दिल्ली में आपको जा करके अपनी सुनवाई करवानी है प्राइवेट से या मुंबई में करवानी है। पॉइंट है इनके इंडिपेंडेंस की जो कंसर्न्स बन रहा है, इस आर्टिकल में कहा गया है। पहली चीज क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट डोमिनेटेड कॉम्पोजिशन हो रहा है। तो ये चीज होती है भैया, अभी तक तो एसीआई बनाई नहीं गई है सेंट्रल लेवल पे, तो ये एक सेंट्रल लेवल पे बनाई गई रेगुलेटरी स्टैच्यूटरी बॉडी आप कह सकते हो, जो बनाने की बात कही गई है, अभी बनी नहीं है। तो मुद्दा ये उठ रहा है कि गवर्नमेंट जैसे अपॉइंट करेगी तो उसमें कॉम्पोजिशन गवर्नमेंट को डोमिनेट होगा। गवर्नमेंट देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है कभी कभी। मान लेते हैं एक पार्टी गवर्नमेंट की बन जाए, अगर लेट्स से यहाँ पे एक ए है दूसरा बी है, लेकिन इस सिनेरियो में बता दिया जाए गवर्नमेंट खुद एक पार्टी बन जाएगी, तब क्या होगा, तब उस सिनेरियो में तो बायस हो जाएंगे एसीआई वाले। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंजेस सामने निकल के आ रहा है जो एसीआई की इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये जो ड्राफ्ट बनाया गया आर्बिट्रेशन अमेंडमेंट बिल 24 में, तो यहाँ पे क्या रखा गया है, यहाँ पे जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है उसको रीडिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ ध्यान होगा तो ये किस तरीके से काम है, जैसे आपने ध्यान दिया होगा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लोक अदालत होती है। लोक अदालत कोई कोर्ट तो है नहीं, आप वहाँ पे जाओगे, सुनवाई होगी, जो भी जजमेंट पास करेंगे वो बाइंडिंग रहेगा। बाइंडिंग मतलब उसकी अपील जाके आप नहीं कर सकते हो कि भैया ये बताइए देखो लोक अदालत ने पास किया, क्योंकि वो एक आप एक तरीके से जा करके अपनी खुद की श्रद्धा से वहां पे गए हो, किसी ने आपसे कहा नहीं कि आप जाओ और लोक अदालत में कोई भी किसी भी तरीके से कंसेंसस पे आओ। तो वहां का जो अवार्ड होता है वो किसी भी तरीके से कोर्ट में जाकर के अपील नहीं कर सकते हो। दिस इज द रीजन व्हाई वी से इट इज बाइंडिंग। ठीक है, उसको अपील नहीं कर सकते हो। तो जैसे एडीआर काम करता है वैसे ही आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल भी काम करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो काम करेगा इसके अंदर भी कोर्ट का इंटरवेंशन उतना नहीं होगा। तो ये चीज निकल के आ रही है कि जो आपका की पावर्स हैं कोर्ट से वो शिफ्ट हो सकती हैं इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि ये चीज़ ड्राफ्ट में डाली गई है। यहाँ पे रखा गया है कि भैया जो कुछ भी अवार्ड दिया जाएगा, मान लेते हैं ए और बी का मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, तो अगर यहाँ पे मुंबई वाले ने बोल दिया कि भैया ऐसा है कि ये जो है जो ए काम कर रहे थे, मतलब इनकी एक ऑब्लिगेशन थी कि आपको 5 करोड़ में करना है, आपने मटेरियल अच्छा नहीं लगाया हुआ है, तो ये लोग अगर बोल देंगे भैया आपको दोबारा रीचेंज करना पड़ेगा, मतलब इन्होंने जजमेंट पास कर दिया, उसको अवार्ड देंगे, मतलब एक तरीके से जजमेंट ही तो हुआ ये। तो अब ये जो निकल के आएगा इसके अंदर क्या होगा, ये जो चेंजेस लाए गए हैं बिल के अंदर, इसमें कहा गया भैया ये जो टाइम फॉर रिवॉर्ड होगा ये एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब तुरंत एप्लीकेबल नहीं होगा। ए चाहे तो जाकर के अपील भी कर सकता है। इसमें और रखा गया इसमें जो आपका फीस होती हैं उसको रिड्यूस किया गया है, ताकि कोई भी इंसान, जैसे यहाँ पे ए और बी है, कोई नॉर्मल इंसान भी अगर जाना चाहे, जा करके प्राइवेट कोर्ट में करवाना चाहे तो उसकी फी रिड्यूस्ड रहे। ये नहीं होना चाहिए कि भैया आपको एकदम हाई फीस में सारा काम हो रहा है, क्योंकि वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम करते हैं, तो उनकी फीस जो रहेगी वो चीज़ थोड़ी बहुत कम रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है इस बिल का, ताकि जुडिशियल इंटरवेंशन रिड्यूस हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर जुडिशियल इंटरवेंशन हो जाएगा तो आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ की रहेगी। आर्बिट्रेशन काउंसिल का उद्देश्य पहले होता है, पहले तो आपस में सामंजस्य बैठ जाए, किसी तरीके से जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर दिया जाए, उसके बाद एक अवार्ड दे दिया जाए। तो जुडिशरी का इंटरवेंशन तभी होगा जब दोनों लोग माने ना उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल को अगर आप समझोगे तो इसका सिग्निफिकेंस था क्या, आपको पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए, एसीआई क्या है,
क्यों बनाने की बात की गई है, उसके बाद जो बिल लाया गया उसके अंदर क्या रखा गया था। आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर फिर से आर्टिकल आएगा, आपको एक बार दोबारा से इसकी समरी देखनी होगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही समझा दी हैं कि जो जुडिशियल इंटरवेंशन उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आर्बिट्रेशन स्टार्ट होने से पहले ही ये नहीं होना चाहिए कि कोर्ट आकर के इंटरवीन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। चलिए अब देखिए लोक अदालत के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, ये यूपीएससी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एन अवार्ड मेड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोड एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट इट बिफोर एनी कोर्ट। क्या सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट आर नॉट कवर्ड अंडर लोक अदालत। अरे भाई यही तो कवर है, ये तो अच्छे तरीके से कवर है लोक अदालत में, तो यहाँ पे वन ओनली इज दी राइट वन। चलिए फिर देखिए 2010 का सवाल क्या है, ये आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे। पॉज करिए वीडियो को, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और फिर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा जो जो मैंने आपको समझाया है। तो जिस तरीके से आर्बिट्रेशन काउंसिल की बात हो रही है, वैसे लोक अदालत भी ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है। तो अगर आप ध्यान दोगे जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है वो भी तो एडीआर ही है एक तरीके का, जहां पे डिस्प्यूट दो पार्टी में रिजॉल्व किया जा रहा है किसी प्राइवेट कोर्ट के द्वारा, यही तो हो रहा है। बशर्ते लोक में क्या होता है, लोक कोई प्राइवेट वाला नहीं होता कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल काफी बड़ा है साइंस एंड टेक का, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट क्रिस्प रखूंगा ताकि केवल उन्हीं सब चीजों को हम करें जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली चीज तो दिमाग में बैठा लो, गूगल का एक प्रोजेक्ट है बाय द नेम सन कैचर। आपसे पूछ सकते हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सन कैचर। स्टेटमेंट डाल देंगे गूगल का एक प्रोजेक्ट है ये, या बोल देंगे भैया ये आपका ग्रॉक का कोई प्रोजेक्ट है, या बोल देंगे टेस्ला कोई प्रोजेक्ट है, ऐसे कंफ्यूजन डाल सकते हैं। अब ये है क्या, तो स्पेस में, अंतरिक्ष में जैसे डेटा सेंटर्स बनते हैं, तो आप क्या देखते हो, जैसे आप धरती के ऊपर सरफेस के ऊपर डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो ये जो आपका सन कैचर का प्रोजेक्ट है, यहां पे प्लान किया जा रहा है कि हम अंतरिक्ष के अंदर एआई डेटा सेंटर्स बनाएंगे जो कि पावर होगा डायरेक्टली सोलर एनर्जी के द्वारा। अब ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा सोर हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एआई के द्वारा। जो जितने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं वो इतना ज़्यादा एनर्जी को लेकर के हंग्री हो रखे हैं, दे आर लाइक दे वांट अ कंप्लीट एनर्जी एंड वन गो। इससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इन डेटा सेंटर्स के द्वारा, और उसके ऊपर जो वर्कलोड है वो भी डबल होता जा रहा है पावर ग्रिड्स के ऊपर। तो ये एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया जिसके अंदर रखा गया हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में, हम इन द सेंस गूगल ने जो प्लान किया है कि अंतरिक्ष के अंदर जब एक डेटा सेंटर रहेगा तो वो पावर होगा डायरेक्टली किसके द्वारा, जो आपकी सनलाइट है, मतलब सनलाइट के द्वारा वो पावर होगा, और इससे क्या होगा, वहीं पे डेटा का एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो सैटेलाइट्स जो डाली जाएंगी किसमें, अंतरिक्ष में, उससे क्या होगा, वो डेंस क्लस्टर्स में अरेंज की जाएंगी, अर्थ को ऑर्बिट करेंगी और सनलाइट उनके ऊपर कंटिन्यूसली पड़ती रहेगी। अब जब सनलाइट उनके ऊपर पड़ती रहेगी तो इससे क्या होगा, सोच के देखिए आप, इससे ये होगा कि जो एनर्जी उनको अर्थ पे जरूरी होती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे तो सूरज ही उनको देता रहेगा पैनल्स। इससे क्या होगा, इंटरनल हाई स्पीड कनेक्शन जो होगा वो एआई कंप्यूटेशन जो आप धरती पे करोगे वो भी आसान हो जाएगा। इससे और क्या चीजें हो जाएंगी, यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए मेन चीज आपको प्रीलिम्स के लिए क्या पता होना चाहिए, सन कैचर प्रोजेक्ट के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या होगा। इससे जो टेरेस्ट्रियल पावर ग्रिड्स हैं उनके ऊपर रिलायंस कम हो जाएगा, जो इंडिया की कंपनीज हैं वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी ग्रीन हाई परफॉर्मेंस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात की जाए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है सन कैचर। पहली चीज क्या है, हीट का मैनेजमेंट। अगर आप ध्यान दोगे अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है, तो डेटा सेंटर्स में आपने एक चीज सुनी होगी कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कूलर्स की जरूरत पड़ती है ताकि उसकी हीट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। बट यहाँ पे हीट मैनेजमेंट कैसा होगा, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो उनको जो है हीट को फैलाना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली सोलर एनर्जी भी रहेगी और सोलर एनर्जी पड़ती रहेगी, वो हीट करेगा, और अगर उसको जाने के लिए कोई प्रॉपर फॉर्म में कोई कूलिंग सिस्टम नहीं होगा तो इम्पैक्ट भी करेगा। जो आपका रेडिएशन इफेक्ट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज पेश करेगा, और जब वो आएगा तो मेंटेनेंस में और डिफिकल्टी हो जाएगी। इकोनॉमिक फीसिबिलिटी भी देखना होगा कि भैया हम लॉन्च तो कर देंगे, लॉन्च करने के बाद उसकी डेब्रीज का क्या होगा, अगर वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ पे आ जाएगा, उसकी लाइफ जब खत्म हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे होगी। तो यही कहा जा रहा है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होगी उसे कंपीट, उसका ऐसा होना चाहिए कि ग्राउंड बेस्ड जो डेटा सेंटर है उसी के मुकाबले होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ग्राउंड बेस्ड डेटा सेंटर 100 रुपए का है और ऊपर जाकर के वो 1 लाख रुपए का बन रहा है, तो वही चीज होगी ना, भैया बेटर है ग्राउंड पे बना लो। तो देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें कैसे चलेंगी। बट प्रीलिम्स के लिए आपको सन कैचर के बारे में पता होना चाहिए क्या है और
कैसे है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है तमिल हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर। अब देखोगे ये क्या है, लिट फॉर लाइफ, ये द हिंदू के खुद के इंटरनल कुछ प्रोग्राम्स हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, मैं आपको जो पॉइंट्स बोलूंगा उसके नोट्स जरूर से जरूर बनाइएगा, टू मेक श्योर कि अगर उन सब टॉपिक से सवाल पूछे जाएं तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो संगम लिटरेचर है, ठीक है, उन सब के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो जितनी सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे क्या लिखा है, कुरुंथ हो गई, फिर थेवरम, नलाइरा, दिव्या, प्रबंधम, फिर क्या लिखा है, सुब्रमण्या भारती। तो ये सारी चीजें दिख रही संगम लिटरेचर में आती हैं। ठीक है, अब अगर ध्यान दोगे ये इतने तक ये संगम लिटरेचर वाली हैं सारी चीजें। ठीक है, अब ये संगम लिटरेचर में आ तो गई हैं, पॉइंट है कि हम कैसे इसको रिलेट करें। जैसे संगम लिटरेचर की बात होगी तो आपको पता होगा कि जो एंशियंट डायनेस्टीज थी, स्टार्टिंग फ्रॉम कब का, 3 सेंचुरी BC टू 3 सेंचुरी C, तो उसके बीच में संगम एज कही जाती है, जिसमें क्या है, संगम लिटरेचर काफी ज्यादा अहम सिग्निफिकेंस रखती है अपने आप में। तो वहां पे आपको कुछ संगम लिटरेचर को जरूर पढ़ना होगा। अब पढ़ना इसलिए नहीं कि आपको किसी ऑथर को पढ़ लेना है, संगम लिटरेचर किस तरीके से उस समय की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ को रिवील करती थी वो आपको पढ़ना है। तो ये सिंपल एक डायरेक्टिव पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इन सबसे नोट्स बनाने पड़ेंगे। और यहां पे जो कुछ डायनेस्टीज के ऊपर बात की गई, इन सभी डायनेस्टीज को आपको रिवाइज करना होगा। जैसे पल्लव डायनेस्टी की बात की गई है, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर ध्यान दोगे तो जो द्राविड़ आर्किटेक्चर है टेम्पल वाला, वो यहीं से शुरुआत होगी धीरे धीरे उसकी। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जो पांड्या डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी है, चेरा डायनेस्टी है, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा 2 फॉर्म में डिवाइड होती हैं। एक होती है अर्ली जो होती हैं आपकी संगम एज, दूसरी आपकी आती है लेटर एज। ठीक है, अब लेटर एज में क्या होता है, ये लेटर संगम एज नहीं कहते हैं, यहां पे आपका चोला, चेरा, पांड्या फिर से आएंगे, और जो अर्ली है वहां पे भी आपका चोला, चेरा, पांड्या आएंगे। बशर्ते होता क्या है, जो अर्ली वाले हैं वो जब धीरे 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 जो आपके कंटेम्प्रेरी टाइम पे उनसे मजबूत डायनेस्टीज थी, उनके द्वारा जब वो दब जाते हैं तब वो डाउनग्रेड हो जाते हैं, लेकिन दोबारा से राइज होता है उनका इसी वजह से। तो जो लेट साउथ इंडियन एम्पायर्स के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे आप क्या देखोगे, वहां पे टेम्पल आर्किटेक्चर का ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा। तो जो अर्ली चोला, चेरा, पांड्या पढ़ोगे वहां पे आपको लिटरेचर का ज्यादा सिग्निफिकेंस दिखेगा। ये छोटा सा माइनर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चोला देखोगे तो जो बात हो रही है बृहदेश्वर टेम्पल के ऊपर, तो आप पहले ही समझ जाओगे ये अर्ली चोला के बारे में बात नहीं हो रही है, ये लेटर चोला के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे तंजावुर के ऊपर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है। अब आपको करना क्या है, इन सभी डायनेस्टीज का एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना है। अगर बात की जाए तो ये जो लिटरेचर थी, जो पहले के समय साउथ इंडियन एम्पायर से इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ पहले रिकॉर्ड्स में डाली गई हैं कि जो बाहर के लोग आते थे वो यहाँ पे इनके लोकल कल्चर को रेस्पेक्ट करते थे। जो बाहरी कम्युनिटीज आती थी वो सेटल डाउन हो जाती थी, इंटरमैरी करके यहीं पे इंटरमिक्स हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे और कल्चरल हाईलाइट की बात की जाए तो जो तमिल आर्किटेक्चर, पेंटिंग, आर्ट्स वो ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा रिनोन रहती हैं, जिसमें आप साइट्स लाइक सित्तानवसल, कैलाश नाथ टेम्पल। ठीक है, अब आप ध्यान दोगे यूपीएससी ने एग्जैक्टली सित्तानवसल केव के ऊपर सवाल पूछा है। आप एक बार इसको नेट पे डालिएगा सित्तानवसल PYQ, आपको दिख जाएगा क्या सवाल पूछा है। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल के ऊपर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है। अब आपको करना क्या है, ये सारी चीजें यहाँ समझाने वाली नहीं थी, यहाँ मैं आपको सिंपल वो पॉइंट्स दे रहा था जो आपको जा करके रिवाइज करना है। आपको देखना है कि कब बना ये और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कौन से रीजन से बिलोंग कर रहा है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म। तो ये चीज है जो आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम पेपर पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं हॉर्सेस के ऊपर। सो रिसर्चर्स ने कलेक्ट किया कुछ लोगों के स्वेट को। ठीक है, अब मान लेते हैं एक ए इंसान है, एक बी इंसान है। एक ए इंसान के सामने स्कैरी और हैप्पी वीडियोस डाले गए। ठीक है, तो जब स्कैरी वीडियोस डाले गए तो ए इंसान से स्वेट ग्लैंड्स क्या होंगे, वो रिलीज करेंगे, सिक्रीट करेंगे स्वेट्स को। तो उस स्वेट को कलेक्ट किया गया, पसीने को। वही सेम काम बी से किया गया, हैप्पी पर्सन है उसको खुशी वाली वीडियो दिखाए गए। तो जो दुखी वाला मतलब जो डरा हुआ स्कैरी इंसान था, उसके स्वेट को जब घोड़े ने सूंघा तो उससे क्या हुआ,
उससे उस घोड़े के अंदर नर्वसनेस बढ़ गई, ह्यूमंस को उसने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, और जो सडन नॉइसेज होती हैं उस पर रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया, और उसकी हार्ट रेट अपने आप बढ़ गई। और जो हैप्पी सेट वाले थे उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिला, पर्टिकुलरली जो उनकी न्यूट्रल स्मेल होती है। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि हॉर्सेस के अंदर ऐसा क्या है कि वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन स्वेट। तो आप सोच के रखिए, कभी भी आप घोड़े के पास जा रहे हैं तो अगर आप डरे हुए हैं तो घोड़ा भी डरेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टडी में प्रॉपर तरीके से फाइंड की गई हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर। अब अगर आप ध्यान दोगे, ये क्या है? कोमाजी, फिर आपका कंपाला, आपको बस यही पता होना चाहिए। अब अगर ध्यान दोगे कोमाजी कहाँ पे है, तो आप ध्यान दोगे ये कहाँ पे है। ये आपका जो फ्लडिंग हिट हुई थी साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे के इलाके में, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, पर्टिकुलर सदर्न अफ्रीका के रीजन में। तो ये वहाँ की एक प्लेसेस के रिगार्ड में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी जगह है, ठीक है। फिर आप ध्यान दो, जब कंपाला की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है। ये युगांडा में एक जगह है। अब उगांडा में अगर एक जगह है तो आपको एक चीज़ देखी होगी यूपीएससी के लिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में कुछ प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उगांडा हो गया, साउथ सूडान हो गया, कॉन्गो हो गया। तो ये सारे रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ से यूपीएससी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर साल कुछ ना कुछ ज़रूर पूछता है। बट आपको पता क्या होना चाहिए, मेन चीज़ जो पता होनी चाहिए कि जो कोमाजी है कहाँ पे है, ये सदर्न अफ्रीका मोजाम्बिक के रीजन में आता है। फिर आपसे कंपाला कहा जाए तो उगांडा की बात है, ठीक है। बस आपको इतना ही मेन चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल ऐसे ही आपके सामने पेयर को प्रेजेंट करके सवाल पूछेगा, ठीक है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।